ये सुप्रभातम। सर्वे कुशलिनः। आज का जो हमारा विषय है वो संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास और तथा वैदिक साहित्य पे हम चर्चा करेंगे। यद्यपि हम वैदिक साहित्य पे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पहले भी। अब हम केवल मात्र थोड़ा सा परिचय लेंगे कि जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है और उनके ऋत्विजों की बात करेंगे, कुछ उसमें दूसरों की बात करेंगे। तो संस्कृत भाषा का ये जो उद्भव कैसे हुआ, विकास आगे कैसे बढ़ा, यद्यपि बहुत सारी अवधारणाएं हैं, तो उन अवधारणाओं में से कुछ चीजों को हम यहाँ उठाएंगे। सारा का सारा तो हम विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य चीजों पे ही यहाँ चर्चा करेंगे कि यहाँ ये चीजें। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम है। इस भाषा में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचना होती रही है, साहित्य लिखा जाता रहा है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चली आ रही थी। इसमें जब हमारे पास लिखने का कोई ऐसा साधन नहीं था, फिर भी जो संस्कृत ज्ञान हमारा जो है श्रुत परंपरा से चलता आ रहा था। जितनी भी हमारे वैदिक संहिताएं हैं, हाँ, उनमें कहा जाता है, श्रुति उनको कहा जाता है, तो श्रुतियों से, है ना, श्रवण के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। उस परंपरा की रचनाएं जो बची हुई है अक्षर सह सुरक्षित है। यही नहीं, उनके उच्चारण की भी विधि पूर्वक, है ना, विधि भी पूर्ववत है। उसमें कोई मौलिक परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा की यदि हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसके लिए अम्रकोश का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सुरभाषा देववाणी सुरभाषा करके ऐसा है। इसको देववाणी, सुरभाषा, है ना, इत्यादि नामों से कहा जाता है। तो इसी को लेकर आकर इस भाषा में साहित्य की धारा कभी नहीं सूखी है, और इसी में ही सारा जितना करे, यह बात इसकी अमरता को प्रमाणित करती है कि संस्कृत भाषा का समय कब से है। यद्यपि हम लोग जब वैदिक साहित्य का इतिहास हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उसमें आचार्यों ने ऋग्वेद का जो समय काल माना, किसने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, है ना, सबने अलग अलग मत में इसका वो समय दिया है। हम ये मान के चलते कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। मानव जीवन के सभी पक्षों पर समान रूप से प्रकाश डालने वाली इस भाषा की रचनाएं हमारे देश की प्राचीन दृष्टि की व्यापकता सिद्ध करती है। और हमारा भारतीय चिंतन कैसा था, तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, अगर पूरा श्लोक हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भाई, हमारा चिंतन ऐसा नहीं था, हम छोटे चिंतन वाले नहीं थे, है ना। अयम मम, अयम तस्य, ये वस्तु मेरी है, ये उसकी है, ऐसा चिंतन नहीं। तो हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी अपना परिवार है, संसार ही, है ना। हम लोग सभी प्राणी हैं, तो प्राणियों के लिए पूरा ये संसार ही मुख्य है ना। इसका उद्घोष हमारा संस्कृत भाषा साहित्य की ही देन है। संस्कृत भाषा का अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भारोप्य परिवार की भाषा है, अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से। और ये अध्याय हमने देखना उसी तरीके से है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, है ना। इसको हम भारोप्य परिवार की भाषा मानते हैं। भारोप्य परिवार का अभिप्राय भारत और यूरोपियन देशों की भाषा माना गया। एक परिवार में बांटी गई है भाषा की, ये कौन कौन सी भाषा है, तो भारोप्य परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है, तो इसके लिए कहा ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, है ना, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। और इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसी ही ध्वनि और अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ये एक इसलिए इसको भारोप्य परिवार की भाषा का है। ये सारी भाषाएं आती क्यों, इनको ध्वनि के हिसाब से भाषा विज्ञान, जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि के कारण इनको रखा गया, जिनका
समानता दोनों में मिल जाती है भाषाओं में। करे अब अगर हम तुलना करें, है ना, संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में अस्ति है, लैटिन में उसको एस्त कहा गया, फारसी में उसको अस्त कहा गया, तो है ना, सब में ये क्या समानार्थक है। ऐसे ही अंग्रेजी की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं, है ना, द्वारम संस्कृत में, तो इंग्लिश में डोर, द्वार डोर, है ना, ऊपर अपर, तो ये समानार्थक है। दंत डेंट, तो ये समानार्थक बहुत सी ध्वनियां इनमें आ रही है, तो इसलिए इसको भारोपीय परिवार की भाषा कहा गया है ना। कह रहे ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती है। पिछले 200 वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का पर्याप्त अध्ययन इस भाषा से तुलना के आधार पर किया है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा विदेशों में अत्यधिक आदर पा चुकी है। भारत भी यूरोपीय भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए संस्कृत का अनुशीलन विदेशी शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ याद क्या रखना, प्रश्न क्या उठ सकता कि भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है, कौन कौन सी भाषा आती है ना। यद्यपि इतना ये मुझे आज तक प्रश्न ऐसे दिखे नहीं, लेकिन फिर भी जो आजकल का प्रश्न पत्र का पैटर्न आ रहा है, तो उनमें ये बातें पूछी जा सकती है। हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी है। जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं जो हम लोग देखते हैं, है ना, भाषा की दृष्टि से जो हमारी 18 भाषाएं तो जो सूचीबद्ध है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है, तो ऐसे 22-23 भाषाएं सारी आती है। तो कह रहा हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं भी जो है संस्कृत से ही विकसित हुई है ना। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इनका विरोध हमेशा संस्कृत के साथ रहा है। ये कहते हैं कि हम जो है संस्कृत के पहले के हैं। हमारी उत्पत्ति भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत से नहीं हुई है, ये एक अलग भाषा रही है। परंतु यह देखा गया है कि दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, है ना, वो सारी की सारी भाषाएं, उनमें अधिकतर शब्द संस्कृत के हैं या समानार्थक, पूरे पूरे सीधा सीधा संस्कृत के शब्द हैं, जिन्हें उन भाषाओं ने अपने अपने ढंग से अपनाया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की इन द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत ने भी समय समय पर अनेक शब्द लिए हैं, है ना। कभी द्रविड़ भाषा से कुछ शब्द संस्कृत में आ गए, तो है ना, ये तो होगा जब जैसे जैसे विद्वान बढ़ेंगे उन भाषाओं के, तो शब्द आने शुरू हो जाए। तो अब यही कारण है कि पृथक भाषा परिवार के होने पर भी दोनों का परस्पर सामंजस्य है। तो संस्कृत भाषा ने राष्ट्र एकता के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं, जिसमें विष्णु पुराण की उक्ति है कि भारत कितना बड़ा देश था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहुर्भारती यत्र संतति। जो देश समुद्र, है ना, देश का मतलब वर्ष शब्द प्रयोग किसके लिए किया, देश के लिए, है ना। भारत वर्ष इसलिए कहा जाता था, है ना। समुद्र, समुद्र कौन है, तो भारत के साथ हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, हिमालय का अभिप्राय हमारा, है ना, मानसरोवर वाले जो ये सुमेरु पर्वत से, कैलाश पर्वत से, है ना, अवस्थित है। तो वहां जो रहने वाले, जो वहां के उस स्थान को कहा जाता है भारत, और वहां की प्रजा को कहा जाता है भारतीय, अर्थात भारतीय। खैर संस्कृत भाषा सहस्रों वर्षों से चली आ रही है। इस अवधि में इसका रूप परिवर्तित होता जा रहा। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार आधुनिक भाषाओं तक इसके विकास की प्रक्रिया प्रायः इस प्रकार रही है। कैसी रही है, जो प्राचीन आर्य भाषा काल है, जो वैदिक काल जिसको हमने कहा, तो इन्होंने माना 6000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व।
प्रायः आप लोगों को ये इसका पता होगा ऐसा क्यों लिखा गया 6000 से 800 ईसा, है ना। इसका एक क्रम है, 6000 का भी प्राय है कि हम ईसा पूर्व से गणना कर रहे हैं, है ना। ये पता है या नहीं है, मुझे जरा एक बार टेक्स्ट ये चैट बॉक्स पे डाल के बताइए। आप लोगों को पता है ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, 6000 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व उल्टा क्यों लिखा, जबकि होना चाहिए था 800 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। यस या नो उत्तर मुझे लिख दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को इसकी जानकारी है। और मध्यकालीन आर्य भाषा काल जो है 800 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक माना गया है। इस काल में पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, है ना। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होता रहा तथा अधिकांश प्रामाणिक ग्रंथ इसी समय लिखे गए। इस काल में जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक नहीं रहा। कह रहे कि उस समय जो है धीरे धीरे संस्कृत भाषा का न्यूनता हमें देखने को मिलती है, किंतु इसके प्रति जो सम्मान का भाव था वो पूर्ववत बना रहा। जो लेखन की प्रक्रिया थी वो पूर्ववत रही, लेकिन जन सामान्य में भाषा का जो है वो न्यूनता देखने को मिली। तो ऐसे कह रहे आधुनिक आर्य भाषा काल क्या है, तो आधुनिक आर्य जो आजकल के समय की बात है, इसमें कह रहे 1000 ईसा से अब तक का समय, है ना, इसको कहते हैं आधुनिक आर्य भाषा काल। और इसमें ही बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर, है ना, हिंदी मराठी आदि उपयुक्त सभी भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन हुई, जो हमने देखा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यह है द्रविड़ परिवार की भाषा। ठीक है, इनको छोड़कर जो दूसरी भाषा है हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, है ना, उड़िया, समी, है ना, ये सारी भाषाएं क्या संस्कृत से विकसित मानी जाती है। तो कह रहे कि इन सभी भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा गया। इस काल में भी संस्कृत भाषा द्वितीय युग के समान शिक्षित जन समुदाय में प्रचलित रही। इसमें रचनाएं भी होती रही और प्रादेशिक भाषाओं में भी मुख्यतः ग्रंथ लेखन का कार्य उन्हीं लोगों ने किया जो संस्कृत के पंडित थे, क्योंकि संस्कृत भाषा के अभाव में शिक्षा की कल्पना ही नहीं हो सकती थी। इस काल में विदेशी शासन का आरंभ हुआ, जिससे तुर्की, अरबी, फारसी भाषाएं भारत में शासकों द्वारा लाई गई। जैसे जैसे हमारे देश में बाहर से लोग आते गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से भाषाओं को यहाँ स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब आती बात कि भाषा का रूप क्या है। कह रही किसी भी भाषा के दो रूप होते, एक व्यावहारिक होता है जिसमें बोलचाल में आने वाली भाषा, तथा दूसरा होता है स्थिरता पाने वाली साहित्यिक भाषा। बोलचाल की संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप भास, कालिदास, शूद्रक आदि नाटकों में प्राप्त होता है, जहां पे सारे पात्र क्या करते थे, संस्कृत में ही बात करते थे। सामान्यतः संस्कृत में जो साहित्य सुरक्षित है वह उसके साहित्यिक रूप का प्रतिनिधि है। निश्चित रूप से बोलचाल की भाषा सरल तथा रूढ़ि मुक्त होती है। दूसरी ओर साहित्यिक भाषा परिष्कृत तथा अलंकृत होने लगती है। बोली जाने वाली संस्कृत भाषा व्याकरण और उच्चारण के अनुशासन से मुक्त होकर धीरे धीरे पाली, प्राकृत आदि परवर्ती भाषाओं के रूप में बदल गई, जबकि इसका साहित्यिक रूप क्रमशः कठिनाई की ओर बढ़ता चला गया। भाई, जो भाषा हमारे समाज में थी ये सभी में देखने को मिलता। आज भी हम जहां जहां पहाड़ी लोग हैं, घर में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग पहले इस भाषा में होता था, वो शब्द अब बहुत से शब्द क्या हुए, प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। अगर पुराने लोग हैं तो वो अभी भी प्रयोग करते हैं, समझते सभी है। आने वाली पीढ़ी उन शब्दों को भूल जाएगी क्योंकि वो भाषा से लुप्त हो जाएंगे, उनका है ही नहीं। ऐसे ही साहित्य अगर उस भाषा में लिखा गया, उस बोली में लिखा गया है, तो फिर वो साहित्य से वो शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। अब विकास की बात करते हैं तो कह रहे प्राचीन आर्य भाषा काल संस्कृत
के अनेक रूप मिलते हैं। इसमें इस काल के अंत में पाणिनि जो व्याकरण हमारा है 700 ईसा पूर्व के व्याकरण से परिनिष्ठित रूप मिला है। जब महर्षि पाणिनि आए तो उन्होंने देखा कि जो भी व्याकरण यहाँ चलता है, जो भाषा के रूप होते हैं, उन्होंने उसको स्थिर करने की कोशिश की, कि एक नियम में बांधने की कोशिश की। उन्होंने दोनों तरह के विषय पे काम किया, चाहे लौकिक साहित्य की बात हो, चाहे वैदिक साहित्य की बात हो। उन्होंने समस्त उसका सारा अध्ययन करने के बाद एक अपना ग्रंथ लिखा, है ना। उसका नाम दिया अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में उन्होंने सारे नियमों को उसमें बांध दिया कि भाई कैसे कैसे होता है, वो व्याकरण पर ही आश्रित कर दिया। अब आज का जो स्वरूप जितना भी भाषा का टिका हुआ है, वो पाणिनीय अष्टाध्यायी पे ही टिका हुआ है। कह रहे लौकिक संस्कृत की बात करते, वैदिक संस्कृत की बात में तो हमारे 5 भाग है, जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की बात करते हैं। लौकिक साहित्य की बात करते हैं, लौकिक संस्कृत कब से प्रारंभ हुआ, तो उसका जो प्रारंभिक काल हमारा रामायण, महाभारत और पुराणों को लेकर चलते हैं, है ना। अगर हम करेंगे वैदिक साहित्य का अंत और लौकिक साहित्य का प्रारंभ, तो इन्हीं से होता है, रामायण और महाभारत से ही माना जाता है। यहाँ करे भले ही इनमें क्या होता है, पाणिनि के नियमों का यत्र यत्र उल्लंघन भी किया गया है। जैसे रामायण, महाभारत है या पुराण है, बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो वैदिक प्रयोग किए गए, पाणिनीय नियमों के अनुसार उनका प्रयोग नहीं किया गया। तो यही दो धाराएं, वैदिक संस्कृत की धारा और लौकिक संस्कृत की धारा। वैदिक संस्कृत की धारा अनेक रूपों में, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की भाषा अन्यत्र सर्वत्र एक समान नहीं है। अन्य वेदों में जो भाषा है ना, उसके रूप पृथक है। तो ये सारी चीजें है। तो उन्होंने कहा एक तो भाषा कृत है। मैंने कहा ये जो साहित्य है, वैदिक साहित्य हमारा 5 भागों में है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और लौकिक साहित्य हमारा रामायण, महाभारत से लेकर अब तक की हम बात करते हैं। और ये सारा लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य आज के समय में अगर हम अध्ययन की पद्धति से देखें तो अष्टाध्यायी ग्रंथ पे ही टिका हुआ। और अष्टाध्यायी की रचना की है महर्षि पाणिनि ने, ये याद रखने, पूछा भी जाता है। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 8 अध्याय में 4 पाद है। तो 8 अगर पूछा जाए, है ना, भी कितने अध्याय अष्टाध्याय में, तो 8 अध्याय। और एक अध्याय में 4 पाद है, तो 8 चौके है ना 32 हो जाते हैं। तो कुल मिला के 32 पाद है ना। अष्टाध्याय में कितने, 32 पाद है। कह रहे कि संस्कृत साहित्यिक विकास को 4 चरणों में हम देखते हैं। एक वैदिक साहित्य, रामायण महाभारत, मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य। ये तो हम अपना विभाजन कर रहे हैं, है ना। यद्यपि हमने इसको अगर विभाजन नहीं करना है, भाषा की दृष्टि से ही है। अगर भाषा की दृष्टि से करेंगे तो हमें इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा, है ना। वैदिक साहित्य का समय अलग है, रामायण महाभारत का अलग है, मध्यवर्ती संस्कृत का अलग है, आधुनिक संस्कृत साहित्य अलग है। क्योंकि शास्त्र ग्रंथों की रचना सभी चरणों में होती रही है, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन चरणों का काल इस प्रकार माना जा सकता है, भाई कब कब कैसे हुआ। वैदिक साहित्य जो ऊपर भी हमने चर्चा कर ली, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। रामायण व महाभारत 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य 300 ईसा पूर्व से लेकर 1784 ईसा, है ना, जिसमें महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य आदि विधाओं के सरल तथा अलंकृत ग्रंथ लिखे गए। आधुनिक काल की बात करेंगे तो 1784 से लेकर अब तक का विषय है। क्लियर। तो आपको ये चीजें तो याद रखनी है कि समय इनका कब कब का माना जाता है। फिर आए वैदिक और संस्कृत, ये लौकिक संस्कृत में भेद क्या है। फिर संस्कृत भाषा के वैदिक रूप में सभी वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। इसके लौकिक रूप में वेदों का उपयोग बतलाने वाले वेदांग ग्रंथ, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा साहित्य, आयुर्वेद आदि से संबद्ध ग्रंथों की रचना विभिन्न युगों में हुई। वैदिक संस्कृत में मुख्यतः धर्म प्रधान साहित्य की रचना हुई, जिसका उपयोग यज्ञ आदि
है ना, में होता था। लौकिक संस्कृत में जीवन के अन्य पक्ष भी मिलते थे। वैदिक संस्कृत का आरंभ तो पद्य से ही हुआ, किंतु धीरे धीरे गद्य का भी साम्राज्य छा गया, क्योंकि बहुत सारे वेद हमारे गद्य पद्य भी है। वो हम वैदिक साहित्य पे बात कर चुके हैं। वैदिक भाषा के छंदों से लौकिक संस्कृत के छंदों में भी भिन्नता आई है। इस प्रकार संस्कृत के छंदों में अधिक विविधता आ गई है। तो भेद क्या हो गया कि यहाँ शब्दगत भेद हो गए, उच्चारणगत भेद बहुत सारे हो गए। तो ये सारी चर्चा है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि संस्कृत और प्राकृत में अगर हम बात करेंगे, संस्कृत और प्राकृत, इनमें ध्वनिगत अंतर बहुत सारा है, जबकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में ध्वनिगत अंतर शून्य है। विशेष रूप से शब्दगत भेद ही अधिक है। हमारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया जाए, दोनों में एक ही भाषा की दो शैलियां हैं। वैदिक संस्कृत में शब्द रूपों की संख्या अधिक है, लौकिक संस्कृत में कम है। तो इसके लिए उदाहरण के लिए यहाँ शब्द भी दिए गए हैं, गंतुम, और ये वैदिक के लिए दिए कि कह रहे संस्कृत शब्द जो लौकिक में है वो कह रहे गंतुम, है ना, जाने के लिए। वैदिक भाषा में इसके अतिरिक्त इसी अर्थ में गंतव्य, गम्यध्ये और गंतोहो इत्यादि रूप के प्रयोग थे। तो कह रहे अकारांत शब्दों में प्रथमा बहुवचन में प्रिया प्रियासः जैसे दो रूप वैदिक संस्कृत में थे, लेकिन तृतीया बहुवचन में भी प्रिय ही प्रिय भी जैसे दो रूप यहाँ थे। लौकिक संस्कृत में कम होकर केवल मात्र प्रिया प्रिय ही रह गया। इस प्रकार दोनों भाषाओं में मुख्य अंतर वैदिक भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूप की अधिकता और लौकिक संस्कृत भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूपों की न्यूनता है। तो इस तरह करके ये साहित्य है। अब आता है कि कौन सी भाषा किससे उत्पन्न हुई है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना। कह रहे आधुनिक आर्य भाषा से संस्कृत का घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध रहा है। ऊपर कहा गया है कि संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं जन सामान्य में प्रचलित हुई। संस्कृत नाटकों में भी इसका प्रयोग कुछ पात्रों के संवादों के रूप में होने लगा। जैसे कि हम लोग नाटक वगैरह देखते हैं, साहित्य को देखते हैं, तो साहित्य में हमने देखा कि वहाँ जो पात्र, जैसे मुख्य नायक नायिका को छोड़कर जो अन्य पात्र होते थे वो प्राकृत भाषा में ही बोलते हैं, है ना। उनका प्राकृत भाषा में वो किया गया है, वे प्राकृत भाषा में वो बात करते हैं। तो ये ऐसा ही इन्होंने कहा कि ये कह रहे संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ, तो ये जन सामान्य में प्रचलित हुई। संस्कृत नाटकों में भी इसका प्रयोग कुछ पात्रों के संवाद के रूप में होने लगा। इसमें स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें काव्यों की संख्या भी अधिक है। बहुत से प्राकृत साहित्य के विषय में इसमें प्राकृत पढ़ाई भी जाती है ना। बहुत से विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषा का अभी भी ज्ञान दिया जाता है। इसमें स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें काव्यों की संख्या अधिक थी। उधर आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी, मतलब प्राकृत का ही एक भेद है, उसमें लिखा गया। और प्रथम शताब्दी ईसा के बाद से इन धर्मों के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे जाने लगे। तो इसी में कह के प्राकृत का विकास उत्तरी और मध्य भारत के विविध क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में हुआ। इसलिए प्राकृत से उत्पत्ति होती है महाराष्ट्र की, और शौरसैनी से पश्चिम उत्तर प्रदेश की होती है मागधी और अर्धमागधी तथा पैसाची, और सिंध और पश्चिम उत्तर भारत के ये मुख्य भेद है। कह रहे प्राकृत से महाराष्ट्री, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची, इनका भेद होता है। और भी इनके बहुत सारे भेद है, लेकिन उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर प्राकृतों से ही उन नामों वाली अपभ्रंश भाषाओं का भी विकास हुआ। ये भी विभिन्न क्षेत्रों में संबद्ध हुई। इस कालखंड में संस्कृत शब्द रूपों की विभक्तियों के मूल शब्द से पृथक किए गए। नए नए विभक्ति चिन्हों का विकास हुआ। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं ने
पृथक पृथक आधुनिक आर्य भाषाओं को जन्म दिया। महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी, शौर सैनी से हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, ब्राचड़ से गुजराती, सिंधी से मागधी, बिहार की भोजपुरी, मैथिली और मगही के अतिरिक्त बंगला, उड़िया और असमिया तथा अर्धमागधी से पूर्व उत्तरीय जो पूर्वी उत्तर भारत प्रदेश की बोलियां निकली है। पूर्व उत्तर का उत्तर में हम लोग आते हैं, तो ये सारी भाषाएं जो हमारी है वो अर्धमागधी से आती है ना। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा में संस्कृत के विकास यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इसमें हमारा जो क्या था, ज्ञान देना ही मुख्य था, उसमें सारे जीवन परिचय की बातें कही गई थी। तो मैं इसका अब निचोड़ आप लोगों को इसको देता हूं। क्या है कि पिछले 4000 वर्षों में संस्कृत भाषा लोक व्यवहार के विभिन्न रूपों में होती रही है। वैदिक युग और वेदांगों के समय में भी तक जन सामान्य में संस्कृत का व्यापक प्रयोग होता रहा। यास्क ने 800 ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व का मतलब यीशु मसीह से पहले जो 2023 आज चल रहा है उससे पहले की बात है, उससे भी 800 साल पहले की बात है ना। लोक प्रचलित संस्कृत के अर्थ में किया। पतंजलि ने भाषा की प्रवृत्तियों को लोकाश्रय कहा। उसी का ही विवेचन अनवाख्यान व्याकरण करता है। वाल्मीकि ने शिष्ट जनों में परिष्कृत और विशेष जनों में साधारण संस्कृत का प्रयोग का संकेत किया। तो इस तरह करके ये सारे चर्चा आई है। और एक यहाँ दिया कि वे कश्मीरी कवि बिल्हण ने उनके प्रदेश में स्त्रियां भी संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाओं को समझती थी। तो इसके बारे में विक्रमांक देव चरित में कहा, यत्र स्त्रीणाम अपि किम अपरम मातृभाषा वदेव प्रत्यावासम विलसति वचः प्राकृतम संस्कृतम च। इसका उदाहरण मिलते हैं। आप इसके अब मुख्य मुख्य विषय को समझो कि हमने यहाँ जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, अध्याय बिंदु में इसको देखो कि संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा की रचना धारा निरंतर प्रवाहशील है। वसुधैव कुटुंबकम का यह उद्घोष संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोप्य परिवार की भाषा है। कौन सी है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं इसी परिवार की भाषाएं। सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, है ना। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि। आधुनिक भाषाओं की विकास प्रक्रिया इस प्रकार रही है। क्या रही है? तो जो हमारे प्राचीन आर्य काल है, इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत के विकास की प्रक्रिया चली। मध्य आर्य भाषा काल है, तो मध्य आर्य भाषा इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। और आधुनिक आर्य भाषा काल है, इस कालखंड में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। भाषा के रूप में दो है, एक व्यावहारिक भाषा है जो बोलचाल की है, दूसरी साहित्यिक भाषा है। और संस्कृत साहित्य के विकास की बात करेंगे, इसमें भी वैदिक संस्कृत की धारा और लौकिक संस्कृत की धारा है ना। वैदिक संस्कृत में हमारे पास संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। लौकिक में उसके बाद के रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य जो काव्य, नाटक जितने भी है वो सारे आते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के संधि काल में कौन से ग्रंथ आए? तो ये आए रामायण, महाभारत ग्रंथ। संधि काल का अभिप्राय जहाँ वैदिक साहित्य का अंतिम उपांतम और लौकिक संस्कृत का आद्यम, जहाँ जब प्रारंभ हो रहा था। रामायण तथा महाभारत से ही लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ। इस बीच सुप्रसिद्ध विद्वान पाणिनि का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। संस्कृत साहित्य का विकास जो 4 चरणों में कहा गया, तो उनका समय क्या क्या है वो कहा। वैदिक साहित्य 6000 ईसा से पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। मैंने आपको पूछा भी था कि आप लोगों को पता है ऐसा क्यों लिखा जाता 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व? तो आप लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। रामायण, इसको एक बार समझ लो। हम लोग जो गणना कर रहे हैं आज 2023 से हम इसकी गणना करेंगे। 2023 से जब हम माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे, 2023 से पहले जाएंगे, तो पहले हमारे पास 800 आएगा, क्योंकि 2000 के नजदीक क्या है? 800 ईसा पूर्व में 800 पहले है।
है ना, इसलिए उल्टा लिखा जाता है। और 6000 उससे भी आगे जाएगा, है ना। 6000 है ना, कहाँ से ले रहे हम, 6000 से ले रहे, मतलब पीछे का समय गिना रहे, पीछे का समय गिना रहे, तो तब हम चलेंगे 6000 से लेकर 800 तक, इस क्रम में, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में चलते हैं हमेशा। अगर जैसे हम और जगह भी हम बोलते हैं ना कि भी आपका जन्म कब, वो 1985 बात करते हैं हम, तो उसी तरह की मैंने कहा कि मैं 1990 का हूँ या 1985 का हूँ। 1985 हम पहले कह रहे, फिर कह रहे कि कितने के 1900, किसी का कोई जन्म है दूसरा समझ लो, है ना। एक और आपको कहते कि हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व कब मिला, तो हिमाचल को मिला हम लोग को 1972 की बात करते हैं, है ना। तो 1972 हमने पहले लिखा, 1972 को लेकर मान लो किसी की मृत्यु 1972 में पैदा हुआ, तो 1972 से वो मरा 2018 में, तो ऐसा, तो इस तरह करके लिखा जाता है। तो यही क्रम हमारे इधर रहता है। तो वैदिक और लौकिक, और दूसरे का मध्यवर्ती संस्कृत का समय क्या है, वो 300 ईसा से 1784 ईसा तक है। आधुनिक काल क्या है, 1784 से आज तक का। वैदिक और लौकिक संस्कृत के भेद है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और लौकिक संस्कृत के है वेदांग, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा, साहित्य, आयुर्वेद इत्यादि, जितने भी वैज्ञानिक साहित्य है ये। तो इसी तरह करके ये हमारी बात इस पे संपन्न हो जाती है कि हमने जो इसमें कुछ कुछ विषय पढ़े। अब वैदिक साहित्य का मैं थोड़ा सा आपको इसमें परिचय दे देता हूँ कि वैदिक साहित्य में हमने जो, यद्यपि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, इसका अंतिम ही मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट में जो निचोड़ है वो, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा बहुत कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसके हिसाब से करते हैं, है ना। तो ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि संहिता किसे कहते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। परंतु संस्कृत साहित्य के परिचय में इसको भी लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब वैदिक साहित्य की विषय क्या है, तो इसमें धार्मिक और लौकिक विषयों से परिपूर्ण वैदिक संस्कृत में लिखित बहुमूल्य साहित्य की परंपरा है। समय का कहा कि वैदिक साहित्य का विकास कब का है, तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। लेकिन वैदिक साहित्य को अगर पूछेंगे, है ना, बाल गंगाधर तिलक के नाम से अलग है, ऐसे ही और जो आचार्य है विंटरनित्ज का अदर है, जैकोबी ने अलग दिया है। वो उस समय जो पढ़ा हुआ उसमें, या जो जिन लोगों ने वो अगर अध्याय नहीं पढ़ा है तो उसको आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में करते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं की बात अगर हम करेंगे तो संहिता हमारे पास, संहिता कहते किसको है, तो है ना, वैदिक मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। और संहिता है 4, संहिता के हमारे संहिताओं के 4 मुख्य रूप है। एक ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। और ऋग्वेद में जो हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है, कितनी ऋचाएं हैं, वो तो वहां आप लोगों ने पढ़ा हुआ सारा, यद्यपि इसमें भी दिया हुआ है। और कह रहे सूत्र साहित्य की बात करते हैं, तो इसमें सूत्र साहित्य इसके जो 4 ऋत्विज है, कौन कौन से है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। मतलब ऐसे ही ऋग्वेद संहिता का जो मुख्य होता क्या है, उसका ऋग्वेद है, अध्वर्यु का यजुर्वेद है, उद्गाता का सामवेद है और ब्रह्मा का अथर्ववेद है। यद्यपि वो सभी वेदों का ज्ञाता होता है, फिर भी उसका अपना एक भेद है। होता का कार्य क्या होता है, और ध्वर्यु का क्या होता है, उद्गाता का क्या होता है, ब्रह्मा का क्या होता है, सबका मतलब यज्ञ का ही प्रयोजन है, यज्ञ से संबंधित है। और फिर आती है इसमें सूत्र साहित्य की बात, तो कर्मकांड से संबंध जो कल्प सूत्र है, सूत्र ग्रंथ है, उसके भी 4 मुख्य भेद है, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। तो ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन एवं सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता है और संस्कृति का चित्रण करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का समय कितना माना गया,
6000 ईसा से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। और मंडल कितने? 10 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋचाओं की संख्या 10,580 है ना। ये जो सूक्तों की संख्या है इसमें खिल सूक्त भी है ना, जो 11 हमारे खिल सूक्त हैं उनको मिला करके है ये तब बनती है। ऐसे हमारे कुल मिला के 1017 सूक्त है और 11 खिल सूक्त है। खिल सूक्त का मतलब जो परिशिष्ट के रूप में वहां जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की उपलब्ध शाखाएं कितनी है? तो ऋग्वेद की उपलब्ध शाखा शाकल, आश्वालायन और शाखाएं है ना। और ऐसे यजुर्वेद अनुष्ठान प्रिय अनुष्ठान विषयक संहिता है। यजुर्वेद के दो रूप है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा है तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिता है मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा है वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय 40 है ना, जो 40वां अध्याय ही इसका फिर आगे उपनिषद के रूप में भी आया। सामवेद में मंत्र गान युक्त एवं छंदोबद्ध रचना है। इस वेद में से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। सामवेद की प्रसिद्ध शाखा कौथुम शाखा है। अथर्व वेद की अध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, कृषि वृद्धि, विवाह, वाणिज्य, अभिचार आदि संबंध मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद का अन्य नाम है अथर्वांगी रस वेद कहा जाता है, क्योंकि ऋषि इनके अथर्व और अंगिरा है। कांड इसमें 20 है, सूक्त 731 है, मंत्रों की संख्या 5849 है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण अर्थात वेद, ब्रह्मा से संबद्ध, तो वैदिक मंत्रों के कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथ, जिनमें जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हुए उनमें कर्मकांड पर एक व्याख्या की गई। जो आरण्यक ग्रंथ हुए उनके मुख्य उद्देश्य जो है संन्यास परक व्याख्या से था। तो ऋग्वेद संहिता में संबंध जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण एवं कौशीतकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय, सामवेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य, षड्विंश, जैमिनी इत्यादि, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। आरण्यक की अगर बात करें, ऋषियों के वैदिक कर्मकांड से संबद्ध चिंतन प्रधान ग्रंथ उपलब्ध आरण्यक, तो ऋग्वेदीय, ऐतरेय एवं कौशीतकी, यजुर्वेदीय, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, सामवेदीय, जैमिनी एवं छांदोग्य। वे किस किस के हैं? आरण्यक है ना, यजुर्वेद के 3 हैं और सामवेद के 2। तो ऐसे ही फिर आगे की भी बातें इसमें आ जाएगी। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य का जो ज्ञान कांड है ना। इसको एक बार समझो कि संहिता ग्रंथ थे, संहिताओं में जब व्याख्या हुई तो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड पर व्याख्या होगी। फिर उसके बाद आरण्यक आए, उन्होंने संन्यास पर व्याख्या कर दी। फिर उनसे उसके बाद जो उपनिषद ग्रंथ है उन्होंने ज्ञान कांड उसको कहा गया ये है ना। इन्होंने ज्ञान से संबंधित ही बातें की। वैदिक साहित्य के ज्ञान प्रधान जो आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में ही हमारा जो सृष्टि की उत्पत्ति, जीव जगत, ईश्वर, ब्रह्म, मोक्ष आदि का विचार किया गया है ना। मुख्य जो उपनिषदें अभी उपलब्ध होती है वो 13 ही उपनिषदें है। वेदांग वैदिक मंत्रों के उच्चारण, अर्थबोध के प्रयोग हेतु निर्मित ग्रंथ हैं। वेदांग 6 तरह के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको कहा गया। तो इस प्रकार हमारा ये थोड़ा सा परिचयात्मक ज्ञान हो गया। अधिक जो ज्ञान मिलेगा वो तो आपको अध्ययन से ही इसका पता लगेगा।